नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों हिस्ट्री में आज से जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो कुछ ऐसा है कि जितने भी अपने शासक हैं, जैसे जोधपुर के, जयपुर के, जिनमें भी जो शासकों की जो वंशावली है दोस्तों, उन सबको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे आज से। तो दोस्तों ये जो हमारी ये सीरीज़ है, जिसमें हम राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उन सभी राजवंशों की जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा हिस्ट्री का ये पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों आज मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ, जोधपुर से स्टार्ट करने वाला हूँ। और जोधपुर में जो पहला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, उसके बारे में कुछ डिटेल आपको मैं दूंगा और किस प्रकार से कहाँ कौन सा युद्ध हो रहा है। तो बीच बीच में हम थोड़ी बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे दोस्तों। तो अब देखो, तो दोस्तों हमारा ये चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप सब्सक्राइब करो। और चलते हैं दोस्तों इस वीडियो में। अब देखें दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की जो वंशावली है उसके बारे में। तो सबसे पहली जो वंशावली जोधपुर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो वो कौन सी है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हर बार लिख दूंगा दोस्तों। क्या है? जोधपुर। तो जोधपुर में किस प्रकार से राजवंश आए, कौन कौन से राजवंश आए, उनका क्या क्या नाम था, किस प्रकार से है, वो सारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो हम वंशावली स्टार्ट करने वाले हैं वो है कौन सी? गुर्जर प्रतिहार। क्या दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। तो किस प्रकार से ये वंशावली है, क्या क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना है, वो देखो आप दोस्तों। मैं सबसे पहले छोटी सी डिटेल दे दूँ आपको। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है दोस्तों, इस गुर्जर प्रतिहार का मतलब क्या निकलता है? इस गुर्जर प्रतिहार का मतलब निकलता है दोस्तों द्वारपाल या रक्षक। सबसे पहली बात ये इतनी सी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका मतलब क्या निकलता है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है द्वारपाल या रक्षक। क्या दोस्तों? द्वारपाल या रक्षक, ये इसका बेसिक सा मतलब होता है, द्वारपाल या रक्षक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है। अब देखो दोस्तों, एक गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की है? हरिश्चंद्र राजा ने। ठीक है दोस्तों, और हरिश्चंद्र राजा ने इसकी स्थापना कब की थी? 620 ईस्वी में। कब की थी? और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो गुर्जर प्रतिहार की लगभग 26 शाखाओं का वर्णन है। किसमें? मुहणोत नैनसी नाम का एक ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा है? मुहणोत नैनसी में। तो यहाँ लिख लो आप सबसे पहले, मुहणोत नैनसी में। मुहणोत नैनसी में क्या है? गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का वर्णन है। तो दोस्तों आप साथ के साथ में इसको लिखते रहना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे। मुहणोत नैनसी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कितनी शाखाओं का वर्णन है दोस्तों? 26 शाखाओं का वर्णन है। तो यहाँ लिख देता हूँ 26 शाखाओं का वर्णन है। 26 शाखाओं का वर्णन है। आगे बात समझ में। अब है सबसे पहले कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की है दोस्तों? इसकी स्थापना 620 ईस्वी में की है। किसने? राजा हरिश्चंद्र ने। ठीक है दोस्तों देखो 620 ईस्वी में हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की तथा मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, मंडोर को क्या बनाई? राजधानी। और दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार का जो राजवंश था, इसका जो क्षेत्र था वो मैं यहाँ बता दूं कि जो क्षेत्र था दोस्तों वो कहाँ कहाँ था? मंडोर तथा जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम गुजरातरा प्रदेश कहते थे। क्या दोस्तों? यहाँ देखो, मंडोर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मंडोर व जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता दोस्तों? आसपास का क्षेत्र गुजरातरा प्रदेश कहलाता था। ठीक है दोस्तों, प्रदेश कहलाता था उस समय। तो मंडोर व जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था दोस्तों वो गुजरातरा प्रदेश कहलाता था। 620 ईस्वी में क्या की है दोस्तों? स्थापना की गई है किसकी?
गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो फिर आगे चलते हैं। अब जो राजा हरिश्चंद्र है दोस्तों, इस राजा हरिश्चंद्र की 2 शादियाँ हुई थी, मतलब 2 इसकी बीवियाँ थी। तो एक तो क्षत्रिय थी और एक थी ब्राह्मण। और दोस्तों ये राजा जो खुद था मग जाति का ब्राह्मण था। कौन दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र जो था वो मग जाति का ब्राह्मण था, और इसकी जो शादी हुई थी दोस्तों वो क्षत्रिय रानी से हुई थी, क्षत्रिय रानी से। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र है दोस्तों, वो क्या था? मग जाति का ब्राह्मण था, और उसकी जो शादी हुई थी वो आगे देखो वो क्षत्रिय रानी से हुई थी। अब देखो राजा हरिश्चंद्र मग जाति का ब्राह्मण था। मग जाति वहाँ पर फेमस है दोस्तों, मग जाति का ब्राह्मण था। और रावण भी कौन है दोस्तों? मग जाति का ब्राह्मण था। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र मग जाति का ब्राह्मण था तथा उसका विवाह, ऐसे लिखेंगे, उसका विवाह है किसके साथ हुआ है? क्षत्रिय रानी कौन थी? भद्रा। क्षत्रिय रानी भद्रा। ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय रानी भद्रा के साथ हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ उसका विवाह होता है क्षत्रिय रानी भद्रा के साथ में। और दोस्तों भद्रा से उसको 4 संतानें होती है। जो पहले नंबर की संतान, दूसरी, तीसरी और चौथी, देखो किस प्रकार से। जो पहली संतान है दोस्तों वो है कद, दूसरी कदक, तीसरी जो संतान होती है दोस्तों वो होती है रज्जिल नाम की, और चौथी जो संतान होती है दोस्तों वो है भोग भट्ट। ये हो गई। भद्रा को 4 संतान होती है, कद, कदक, रज्जिल और भोग भट्ट। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 संतानों में जो रज्जिल है दोस्तों, वो रज्जिल क्या बनता है? अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि हरिश्चंद्र की तीसरी संतान रज्जिल अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ दोस्तों, अगला उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप यहाँ रज्जिल जो है अगला उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। रज्जिल इसके बाद में क्या होता है? रज्जिल को संतान होती है नरभट्ट, और नरभट्ट को संतान होती है नागभट्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आगे चलता है ये वंश। तो अब किस प्रकार से आगे चलता है अब देखो आप, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यानी इसको आप जैसा भी आप करना चाहो वैसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ मैं एक छोटी सी बात और बता दूँ, नहीं चलो बाद में, इसी में बताऊँगा बाद में। ठीक है दोस्तों, फटाफट काम कंप्लीट। अब देखो आप दोस्तों, नहीं ऐसे करते हैं कि अगले बार से मैं समझाने का काम करूँगा, फिर जो लिखवाने का काम है वो मैं बोल कर करवा दूँगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को क्या हो, एक उपाधि दी गई थी दोस्तों। उस उपाधि का नाम क्या है? रोहिलादी। रोहिलादी का मतलब क्या होता है वो देखो। तो यहाँ पर एक उपाधि दी गई है राजा हरिश्चंद्र को, तो इसकी उपाधि है यहाँ पे। अब मैं वैसे डायग्राम बताऊंगा दोस्तों, फटाफट देखो। हरिश्चंद्र को क्या मिली है दोस्तों? एक उपाधि, और उपाधि कौन सी है दोस्तों? रोहिलादी। और इस रोहिलादी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है निरंतर शासन करने वाला। तो यहाँ हो गया निरंतर शासन करने वाला। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हरिश्चंद्र को जो उपाधि मिली है दोस्तों वो कौन सी है? रोहिलादी। रोहिलादी का मतलब क्या होता है? निरंतर शासन करने वाला। अब देखो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार से इसको हुआ रज्जिल, और रज्जिल से जो अगला उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों वो है नरभट्ट, और नरभट्ट से दोस्तों क्या बनता है? नागभट्ट। ठीक है दोस्तों, ये अगला उत्तराधिकारी। देखो हरिश्चंद्र का अगला उत्तराधिकारी उसका तीसरा पुत्र रज्जिल,
फिर रज्जिल का उत्तराधिकारी बनता है नरभट्ट, और नरभट्ट का उत्तराधिकारी बनता है नागभट्ट। नागभट्ट क्या है? प्रथम। ठीक है दोस्तों, अब देखो नरभट्ट ने क्या किया काम, वो देखो आप। तो दोस्तों इसने नरभट्ट को, एक चीनी यात्री है दोस्तों, उस चीनी यात्री का नाम मैं बता दूं आपको, ये है चीनी यात्री। तो वो चीनी यात्री कौन है दोस्तों? वैनसांग। क्या है दोस्तों? वैनसांग। उस वैनसांग ने इस नरभट्ट को क्या उपाधि दी है? पेली पिल्लो। क्या दोस्तों? पेली पिल्लो। ये सबसे संबोधित किया है इसको, नरभट्ट को। नरभट्ट को क्या बोला है दोस्तों? पेली पिल्लो। किसने? चीनी यात्री वैनसांग ने। इस पेली पिल्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है उदार शासक। बस इतना सा मतलब है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, अब जो हम डिटेल पूरी जानकारी जो हम लेने वाले हैं दोस्तों, वो लेंगे हम नागभट्ट की। और नागभट्ट क्या है, वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वो देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, और इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लो या मत लो, मैं आपको जो जितनी पीडीएफ है मैं पीछे इस वीडियो में लास्ट में पीडीएफ में लगा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना आप, तो पीडीएफ की टेंशन मत लो, आप यहाँ समझ लो आप। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नागभट्ट के बारे में। तो नागभट्ट किस प्रकार से हैं, तो देखो आप। तो यहाँ हम इसको मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। अब देखो आप, तो दोस्तों नागभट्ट जो है, वो नागभट्ट का जो शासनकाल है दोस्तों, वो कौन कितने का है, कितना शासनकाल है, तो ये बात करेंगे। और किस प्रकार से इसने यहाँ पे शासन किया है, तो देखो आप। हमारे पास में हरिश्चंद्र था, हरिश्चंद्र के बाद में रज्जिल आया, रज्जिल के बाद में नरभट्ट आया, नरभट्ट के बाद में नागभट्ट आया। तो 4 आ गए दोस्तों। अब जो हमारे जो नागभट्ट है उसका ईयर क्या है, वो देखो आप। यहाँ लिख दूँ मैं नागभट्ट। तो दोस्तों नागभट्ट में क्या है, देखो नागभट्ट प्रथम है। ये कौन सा है दोस्तों? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले इस नागभट्ट प्रथम की उपाधि देख लो। इसको बोलते हैं दोस्तों नारायण। इसकी उपाधि है दोस्तों, क्या है? उपाधि। और उपाधि क्या है दोस्तों? नारायण की उपाधि मिल गई थी। नागभट्ट से याद रख लेना, नारायण। ठीक है दोस्तों। और नागभट्ट को ये उपाधि मिली थी, तो इसका मतलब क्या है, ये नारायण जो है वो नागाव लोक से संबंधित है। तो यहाँ कोष्टक में लिख दे, इसका भी क्वेश्चन आता है कई बार। ये है नागाव लोक से, मतलब जो सर्प लोक है ना, नागा लोक से, नागालोक से संबंधित, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ही ये होता है नारायण का मतलब। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब जो ये नागभट्ट है दोस्तों, इस नागभट्ट को क्या कोई संतान नहीं हो रही थी उस समय। तो संतान नहीं हो रही थी, तो इसने एक हिरण्य यज्ञ करवाया, संतान प्राप्ति के लिए हिरण्य गर्भधान यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के दौरान क्या होता है, वो पूरी स्टोरी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसको मैं छोटा था तो इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बीच में आएगा, अभी इस प्रकार से बीच में आएगा, तो वो बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो उस समय का जो ये अगर भारत का जो चित्र है दोस्तों, वो अगर ये है यहाँ से और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है दोस्तों, ये ऐसा ही बन रहा है मेरे से इंडिया, कोई खास नहीं है। कल से मैं बहुत अच्छा बना के प्रैक्टिस करूँगा। तो देखो आप, इंडिया में राजस्थान ये वाला हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पे आ गया यूपी और यहाँ आ गया एमपी। ठीक है दोस्तों। और एमपी के बाद में यहाँ पे मैं पश्चिम बंगाल कर लेता हूँ। और यहाँ पे कौन है दोस्तों? राष्ट्रकूट। यहाँ पे राष्ट्रकूट, यानी कि गुजरात के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, देखो अपने राजस्थान में जोधपुर में कौन बैठा है दोस्तों? नागभट्ट। ठीक है, और नागभट्ट क्या कर रहा है? राष्ट्रकूट से जब इसके संतान प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों, तो इसने क्या किया? इसने एक यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? यज्ञ का नाम है दोस्तों हिरण्य
गर्भधान यज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये करवाया। और इस हिरण्य गर्भधान यज्ञ में दोस्तों इसने राष्ट्रकूट का जो शासक था, राष्ट्रकूट का जो शासक था, उस राष्ट्रकूट के शासक को वहाँ बुलाया। तो यहाँ पर ये बंदा है, ये राष्ट्रकूट शासक है दोस्तों। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर आ रहा है साथ में ये लेकर आ रहा है अपनी लड़की को भी। ठीक है, तो ये लड़की का नाम है भूमिका और ये खुद आ रहा है। खुद का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूट का जो उस समय शासक था उसका नाम था दंती दुर्ग। ये यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इधर से तैयार बैठा है कौन? नागभट्ट का जो भतीजा है दोस्तों, कौन है? ये रहा उसका भतीजा, कुक बैठा है यहाँ पे। कौन बैठा है दोस्तों? कुक। ये यहाँ पे तैयारी कर रहा है। जो हिरण्य गर्भधान यज्ञ है उसमें इसने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब तैयारी ये स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर ये दंती दुर्ग आया हुआ है। तो दंती दुर्ग की लड़की और ये, अब इनको आंखों में प्यार हो गया, मतलब आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। तो यहाँ से ये बोलता है अपने चाचा को, मतलब नागभट्ट को बोलता है, बोला शादी तो करूँगा लेकिन भूमिका से करूँगा। तो ये नागभट्ट बोलता है, अरे भूमिका कौन है भाई, हमको भी तो बता दे कौन है। बोला भाई उस दंती दुर्ग के साथ में राष्ट्रकूट की है प्रिंस, राष्ट्रकूट की राजकुमारी है। बोला भाई तूने तो तीर ही तगड़ा मारा है। बोला ठीक है भाई चाचा, मैं आपसे सीखाऊँ तीर मारना। बोला हाँ ठीक है, तेरे को अब पसंद आ गई तो अब करे क्या देगा, यज्ञ हो जाने दे, यज्ञ होने के बाद में तेरे को तेरा जुगाड़ भी बिठा देंगे। अब कुक बोलता है नहीं, मेरे को यज्ञ में तो 1-2 दिन लगेंगे, तब तक तो पता नहीं वापस चल जाएगी तो फिर आएगी नहीं, अभी जुगाड़ बिठाओ। तो यहाँ पर क्या करता है नागभट्ट फिर इसके बाद में क्या करता है, नागभट्ट इसको गोद ले लेता है। यहाँ पे गोद लेकर मतलब अपनी जो संतान है, अपनी संतान इसी को मान लेता है और फिर क्या करता है, इसकी शादी करवा देता है। किससे शादी करवाता है? इसकी शादी करवा देता है भूमिका से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से नागभट्ट मान गया और ये दंती दुर्ग भी मान गया। बोले ठीक है मामला, तो इन दोनों की शादी हो जाती है, भूमिका की और शादी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से नागभट्ट ने क्या करा, इसको अपना बेटा मान लिया और इसको गोद ले लिया, और गोद लेने के बाद में ये हो गया, अब ये बन गया अगला उत्तराधिकारी। कुक नागभट्ट का क्या बन गया, अगला उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो थी नागभट्ट की। अब देखो नागभट्ट में 1-2 बात और है। जब नागभट्ट का उत्तराधिकारी नहीं था उस समय नागभट्ट ने, देखो 1-2 बात और है जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या है। यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से नागभट्ट जो है जैसे अपने राजस्थान से जोधपुर से क्या करता है, जोधपुर को तो छोड़कर ये मेड़ता और दूसरी एक और सिटी होती है दोस्तों, क्या नाम है उसका, मेड़ता और भीनमाल, यहाँ पर इसको प्रमुख केंद्र मान लेता है। भीनमाल क्या है दोस्तों, जालोर। ठीक है, यहाँ से इनको क्या मानता है, प्रमुख केंद्र मानता है। यहाँ से प्रमुख केंद्र बन गए, मतलब यहाँ से ही राज कर रहा है। मतलब ये काम होने से पहले की बता रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत स्टोरी। और ये शासक क्या करता है, नागभट्ट यहाँ से राजस्थान से जो अपनी जो राजधानी है दोस्तों, इस राजधानी को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे, एमपी में करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एमपी में क्या है, उज्जैन में बैठा है। उज्जैन में क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब उज्जैन को जीत जात के, मतलब उज्जैन को ये शासक को जीत लेता है और वहाँ पर ये अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब नागभट्ट जो है अपनी राजधानी को राजस्थान से कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, एमपी में, और उज्जैन में ही ये सारा प्रोग्राम होता है। उज्जैन में ही ये हिरण्य गर्भधान यज्ञ होता है। और फिर इस हिरण्य गर्भधान यज्ञ में नागभट्ट अपने भतीजे कुक को गोद ले लेता है और आमंत्रित किया जाता है दंती दुर्ग को, और दंती दुर्ग की जो बेटी है उस बेटी का विवाह कुक के साथ में कर दिया जाता है। अब दोस्तों आगे की स्टोरी सुनो। यहाँ से कुक और भूमिका को एक पुत्र होता है, और वो पुत्र कौन होता है दोस्तों, वत्सराज। क्या होता है दोस्तों, वत्सराज। अब वत्सराज ने भी कुछ किया है, क्या किया है अब वो देखो आप। तो अब इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसके जो स्क्रीनशॉट है वो जो भी है, मतलब जो आगे इसका लिखा हुआ जो PDF है दोस्तों, मैं आगे लास्ट में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये नागभट्ट जो है
सॉरी, ये जो वत्सराज है, इस वत्सराज की कहानी बताता हूँ। इस नागभट्ट का एक तो काल लिख लेना दोस्तों, क्या है दोस्तों, 730 से लेकर 760 तक है इसकी काल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से सब लिखा लिखा तैयार है, आप तो स्टोरी समझने में ध्यान दो। यहाँ तक होने के बाद में अब देखो आप आगे क्या होता है। अब आगे जो राज करता है दोस्तों वो है वत्सराज। अब वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज के साथ में एक त्रिसंघर्षीय युद्ध होता है दोस्तों, वो भी किसको लूटने के लिए, कन्नौज को लूटने के लिए। और वो कन्नौज क्या है, किस प्रकार से है, वहाँ का राजा कौन था और क्या था, वो सारी स्टोरी यहाँ पे आप सुन लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो वापस से एक बार मैं वो चित्र बना रहा हूँ। ये अपना इंडिया है और ये इंडिया के साथ में और ये है यहाँ से या ये हो गया इंडिया में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना ये हो गया राजस्थान और यहाँ पर पहुँच गया अभी बंदा एमपी में। एमपी मतलब उज्जैन में। उज्जैन में कौन बैठा है दोस्तों, अब वत्सराज बैठा है। वत्सराज चाहता है कि कन्नौज पर अधिकार कर ले, मतलब यूपी में। यूपी में क्या है दोस्तों, कन्नौज, तो सबसे पास में पड़ेगा, एमपी के सबसे पास में पड़ेगा। यहाँ पर एक शासक बंगाल का भी बेटा है, तो बंगाल में कौन था और राष्ट्रकूट में कौन था, तो इसकी सारी जानकारी मैं अभी बताता हूँ। देखो हमारे एमपी में उज्जैन में उस समय शासक कौन था दोस्तों, वत्सराज। कन्नौज में था दोस्तों इंद्रायुध। क्या नाम शासक का, इंद्रायुध। बंगाल में बैठा है कौन दोस्तों, धर्मपाल, यानी कि पाल वंश का शासक था। और यहाँ पर दोस्तों कौन है, दंतीदुर्ग से तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि दंतीदुर्ग तो उसका क्या है, नाना। यहाँ पे लड़ेगा उसका मामा, बोल दो ठीक है, या मामा का, ठीक है। तो यहाँ पे है ध्रुव प्रथम जो है वो। वत्सराज क्या करता है, वत्सराज सबसे पहले किस पे अटैक करता है, वत्सराज अटैक करता है इंद्रायुध पर, और इंद्रायुध को यहाँ क्या करता है, पराजित। और अब यहाँ से वत्सराज आ जाता है कन्नौज में। तो कन्नौज में कुछ समय के लिए रहता है, और रहने के बाद में ये कन्नौज वाला जो इंद्रायुध है दोस्तों, वो आता है धर्मपाल के पास में कि मेरी मदद करो। और धर्मपाल बोलता है कि नहीं, अपन दो तो उसको हरा नहीं सकते। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों फिर जाते हैं कहाँ पे, ध्रुवपृष्ठ के पास में। तो जो दोस्तों इधर तो हमारे पास इधर एक रहता है वत्सराज, और इसके जो साथ में है दोस्तों, मतलब जो अगेंस्ट में रहते हैं वो है इंद्रायुध, और इंद्रायुध के साथ में है दोस्तों कौन, धर्मपाल, और धर्मपाल के साथ में कौन है दोस्तों, ध्रुव प्रथम। ये सारे के सारे तीनों मिलकर दोस्तों, तीनों की संयुक्त सेना मिलकर इसको पराजित कर देती है। पराजित करने के बाद में क्या होता है, वत्सराज को कन्नौज को वापस छोड़ना पड़ता है, और वो आ जाता है उज्जैन में, वापस उज्जैन में अपने घर अपने ठिकाने आ जाता है। मतलब वत्सराज ने क्या किया था, एक कोशिश की थी उस समय त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था दोस्तों। त्रिपक्षीय युद्ध में ये स्टोरी थी कि एमपी में था उस समय, ठीक है दोस्तों। इस संघर्ष में कुछ समय के लिए वत्सराज क्या करता है, कन्नौज पर अपना अधिकार करता है। कुछ समय के लिए वत्सराज कन्नौज पर अधिकार करता है। कन्नौज पर अधिकार करने के बाद में इंद्रायुध यहाँ से दौड़ा आता है धर्मपाल के पास में। धर्मपाल से मिलकर ये पहुँचते हैं ध्रुव प्रथम के पास में, और ये तीनों की संयुक्त सेना मिलकर वत्सराज को हरा देती है, और वत्सराज क्या करता है, कन्नौज से वापस उज्जैन आ जाता है। ये स्टोरी है दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ तक आई समझ में। अब देखो आगे, तो यहाँ से फिर वत्सराज के बाद में दोस्तों जो अगला शासक बनता है वो अब वत्सराज के साथ में 2-3 बातें और बता दूं मैं आपको, वत्सराज की क्या इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तक तो आप युद्ध का वर्णन देख लिए, किस प्रकार से युद्ध लड़ा गया और क्या है, क्या अब इसमें किस प्रकार से वत्सराज ने निर्माण कार्य किए हैं वो आप यहाँ पर देख लो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं दोस्तों कि ये वाला, तो ये जो मैं अब तक ये पढ़ा हूँ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखना आगे क्या इम्पोर्टेंट है वो देखो। आप देखो दोस्तों वत्सराज को एक क्या दी गई थी दोस्तों, उपाधि।
और वो उपाधि कौन सी है दोस्तों? रणहस्तिन। क्या दोस्तों? रणहस्तिन। हस्तिन। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? युद्ध में हाथी के समान। युद्ध में हाथी के समान। अब दोस्तों एक जगह है जोधपुर में, वो है ओसिया। क्या है दोस्तों? ओसिया। उस ओसिया में वत्सराज ने क्या क्या किया, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए दोस्तों? तो देखो, इसने ओसिया में, कहाँ पे दोस्तों? ओसिया में सबसे पहले तो एक महावीर जो स्वामी है, सॉरी महावीर जो स्वामी का मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम, क्योंकि वो खुद जैन धर्म से थे, कौन? महावीर स्वामी, तो उसका जो मंदिर बनेगा तो वो भी कौन सा मंदिर बनेगा? जैन मंदिर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, महावीर मंदिर बनवाया। ठीक है दोस्तों, जो ये महावीर मंदिर बनवाया ओसिया में बनवाया, तो ये क्या है? भारत का सॉरी उत्तर पश्चिम भारत का यह सबसे, क्या है? सबसे प्राचीन, उत्तर पश्चिम भारत का यह सबसे प्राचीन क्या है? मंदिर है। कौन सा? जैन मंदिर है। तो यहाँ पे लिख दो, सबसे प्राचीन कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया काम। एक तो वत्सराज ने कराया महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण, जो सबसे पुराना है। और जो दोस्तों दूसरा जो निर्माण करवाया है इसने, वो है गुडेल मंदिर, जिसको हम ब्लैक पोकाडो यानी कि गुडेल मंदिर, ये भी ओसिया में करवाया। ठीक है दोस्तों, ओसिया में एक और मंदिर का, धुड़ेल मंदिर, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं सूर्य मंदिर। और इस सूर्य मंदिर का निर्माण भी कहाँ करवाया दोस्तों? ओसिया में। ठीक है दोस्तों, अब अगर क्वेश्चन आपके पास में ये आता है दोस्तों कि राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर कौन सा है, तो आपको ये ओसिया मंदिर लिखना वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो वास्तविक सूर्य मंदिर है उसका एक नोट लिख दूँ मैं आपको। ये भी सूर्य मंदिर है, ठीक है, लेकिन आपको बता दूँ मैं एक थोड़ी छोटी जानकारी दे दूँ। राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर कौन सा है? दिगोद में है। दिगोद में। कहाँ पर है दोस्तों? दिगोद में। दिगोद में कौन सा है? सूर्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? वास्तविक सूर्य मंदिर। ठीक है, राजस्थान का वास्तविक सूर्य मंदिर। अब है दोस्तों, इसके बाद में अगर हमारे को ऐसा बोल दिया जाए कि राजस्थान का भुवनेश्वर कौन सा है। भुवनेश्वर का मतलब क्या है दोस्तों? जहाँ पर क्या है? जैन मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का भुवनेश्वर अगर देखिए तो दोस्तों ओसिया को कहा जाएगा। क्या दोस्तों? ओसिया को। तो यहाँ मैं लिख दूँ राजस्थान का भुवनेश्वर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राजस्थान का भुवनेश्वर क्या है? तो वो है ओसिया। ओसिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? जोधपुर में पड़ता है। और आगे हम देखें दोस्तों, इस वत्सराज के काल में जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे विद्वान, उन्होंने क्या क्या लिखा है वो देखो। अब देखो आप यहाँ पे वत्सराज के काल में जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे दोस्तों। अब देखो आप आगे, वत्सराज के काल में जो विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने एक तो कुवल जयमाला लिखी थी। उद्धोतन सूरी तो एक विद्वान था। देखो प्रमुख विद्वान जिसे बोलते हैं, तो प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे इसके काल में वो देखो आप। पहला है दोस्तों, कौन है? उद्धोतन सूरी। क्या है दोस्तों? उद्धोतन सूरी। उद्धोतन सूरी है दोस्तों, वो एक विद्वान है। और उस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? कुवल जयमाला। याद रखना दोस्तों, इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों इससे। ठीक है, दूसरा जो विद्वान है दोस्तों जिनसेन सूरी, या इसको बोल सकते हैं चंद्रसेन सूरी। ठीक है दोस्तों,
अब इसने जो लिखी है दोस्तों, वो कौन सी पुस्तक लिखी है? हरिवंश पुराण। क्या दोस्तों? हरिवंश पुराण। ठीक है। यहाँ तक दोस्तों जो कंप्लीट काम होता है वत्सराज से रिलेटेड, वत्सराज से रिलेटेड जितना भी काम है दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्योंकि अपन को किसी भी शासक की इम्पोर्टेंट बात इतनी सी देखनी है कि वो उसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया है, कौन सा युद्ध लड़ा है। पहली बात तो ये देखनी है कि उसने कौन सा युद्ध लड़ा है दोस्तों। दूसरी बात, उसके दरबार में किस प्रकार के कौन से विद्वान कवि थे, उन्होंने क्या लिखा है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है उनके निर्माण कार्यों को। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रकार के राजवंश हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला प्रकार का जो राजवंश है वो हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। आगे जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में, क्योंकि अब जो है इसका आगे जो उत्तराधिकारी बनेगा वो नागभट्ट द्वितीय बनेगा। और दोस्तों ये नागभट्ट द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो जो लिंक है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा दोस्तों, और वहाँ पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों जो PDF है दोस्तों मैं इसके जस्ट इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा दोस्तों, एडिट करके। तो वो वहाँ पर जाके आप देख लेना। तो आपको क्या यहाँ पे उतारने की, यहाँ मतलब केवल यहाँ पर आपको समझना है, और वहाँ से आप पहले PDF को देख लेना और फिर यहाँ से आपको समझना है दोस्तों। कुछ नहीं, पहले समझ लेना फिर PDF देख लेना, कुछ भी कर लेना आप। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।